देखिए, दो लेंसों का संयोजन आपको बताया गया था। दो अगर अलग अलग लेंस हैं, दोनों सेम लेंस हैं, उत्तल दोनों लेंस हैं, या दोनों अवतल लेंस हैं, या एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। कहने का मतलब ये कि दो लेंसों का अगर कम्बिनेशन किया गया है और उस कम्बिनेशन के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जा रहा है, तो उस संयोजन की, उस कम्बिनेशन की जो तुल्य फोकस दूरी होती है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती है, उसका फार्मूला आपको पहले से ही वेल नोन है। क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये फार्मूला आपको सिद्ध कराया गया है। ठीक है, उसी में थोड़ा सा और ऐड कर देना है। ये थोड़ा सा पोर्शन छूट गया था, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये फार्मूला आप जान चुके हैं, जहाँ f1 जो है वो पहले वाले लेंस की फोकस दूरी है, f2 जो है वह दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी है, और कैपिटल F जो है वह कंबाइंड लेंस जो बना हुआ है या तुल्य लेंस जो बना हुआ है उसकी फोकस दूरी है। ठीक है, यहाँ तक इसको आपने इस रूप में देखा था, 1/f इज इक्वल टू f1 प्लस f2/f1, माफ कीजिएगा, f1 f2। याद आ रहा है आपको? या कैपिटल F इज इक्वल टू, उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा करेंगे तो f1 f2 डिवाइड बाई f1 प्लस f2। यह एक फार्मूला है जिसके द्वारा हम किसी भी कंबाइंड लेंस की, अर्थात जो लेंस दो लेंसों के संयोजन से बना हो, ऐसे लेंस की जो फोकस दूरी है वो आप ज्ञात कर सकते हैं इससे। ठीक है ना? f1 पहले लेंस की फोकस दूरी है, f2 दूसरे लेंस की फोकस दूरी है, और जो कैपिटल F है वह इक्विवेलेंट जो लेंस है आपका है, कि मतलब ऐसा लेंस जो दोनों लेंसों के संयोजन के बराबर कार्य करेगा। ऐसा अकेला लेंस अगर कल्पना करें हम, तो उस अकेले लेंस की फोकस दूरी क्या है? कैपिटल F है। अगर दोनों लेंस आपके उत्तल हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, पहले से पता आपको है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो f1 भी पॉजिटिव होगा, f2 भी पॉजिटिव होगा, तो ये आपका पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। और f1 प्लस f2 आप करेंगे तो ये नीचे की जो संख्या है यह भी पॉजिटिव आएगी। कहने का मतलब ये पूरा आपका धनात्मक होगा। तो अगर दो उत्तल लेंस का संयोजन किया गया है तो क्या होगा? जो तुल्य लेंस आपका बनेगा, इक्विवेलेंट लेंस जो बनेगा, उसकी फोकस दूरी धनात्मक ही रहेगी। अगर दोनों लेंस आपके अवतल हैं तो अवतल की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है। अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में है तो f1 होगा माइनस में, f2 होगा माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ऊपर की जो राशि है वो तो प्लस में आ जाएगी, नीचे f1 माइनस में है, f2 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस यहाँ कॉमन लेंगे आप, तो f1 प्लस f2 तो प्लस में रहेगा, लेकिन माइनस कॉमन लेने से क्या होगा? अगर दोनों लेंस आपके अवतल हैं तो उसकी जो तुल्य इक्विवेलेंट जो लेंस बनेगा उसकी तुल्य फोकस दूरी भी माइनस में आएगी। लेकिन अगर दोनों लेंसों में एक लेंस आपका धनात्मक है, मतलब कि उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक है, और दूसरा लेंस जो है उसकी फोकस दूरी क्या है? ऋणात्मक है। अगर ऐसा संयोजन है तब उसके लिए क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 1/f इज इक्वल टू, अगर f1 वाला जो लेंस है हमारा ये उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी तो धन में रहेगी। ठीक है, और f2 वाला जो लेंस है अगर ये अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी क्या रहेगी? माइनस में रहेगी। तो क्या लिखा जाएगा इसे? 1/f1 माइनस 1/f2, जहां f1 पहला लेंस उत्तल और दूसरा लेंस अवतल है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा f2 माइनस f1, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ f2 माइनस f1 अपान f1 f2। ठीक है, इसको अगर आप उल्टा कर दीजिए तो ये इस तरह बनेगा, कैपिटल F इज इक्वल टू f2 माइनस
F1 अपान F1 F2। इस सूत्र को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर 3 कंडीशन है, इसमें ध्यान दीजिएगा। पहली कंडीशन, इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, इफ F1 इज ग्रेटर देन F2 यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कम है, ठीक है ना। अगर उत्तल की फोकस दूरी ज्यादा यानी F1 का मान ज्यादा, अवतल की फोकस दूरी कम, तो F1 का मान ज्यादा होगा, F2 का मान कम, तो कम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या आप घटाएंगे, क्या बचेगा, माइनस आएगा। सिंपल सी बात है। तो जब ये माइनस आएगा इसका मतलब कि तुल्य फोकस दूरी आपकी माइनस में आएगी। अब आपको यहाँ से अलग से माइनस नहीं रखना है, ये आपको ध्यान मत लगाइएगा कि यहाँ पर हम F2 रखेंगे तो माइनस में रखेंगे F1 प्लस में, क्योंकि F2 माइनस रख करके ये फार्मूला बनाया ही गया है। ऑलरेडी हमने अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में ले ही लिया है, इसलिए अब यहाँ पर केवल संख्या रखनी है। तो अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होगी, अवतल की कम, तो ये संख्या ज्यादा होगी, ये संख्या कम होगी, तो कम संख्या में से ज्यादा आप घटाएंगे जब, तो मान माइनस में आएगा। इसका मतलब जो तुल्य लेंस होगा वो कैसा व्यवहार करेगा, ये तुल्य लेंस अवतल की भांति कार्य करेगा। किसकी भांति कार्य करेगा, अवतल की भांति कार्य करेगा। ये कंडीशन हो गया ना, मतलब दो लेंसों का कॉम्बिनेशन हुआ है, एक उत्तल है और एक अवतल है। तो अगर जॉइंट लेंस जो बना हुआ है उसमें उत्तल की फोकस दूरी ज्यादा है, तो तुल्य लेंस हमारा अवतल की तरह काम करेगा, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन, इफ F1 इज लेस देन F2, अगर उत्तल की फोकस दूरी कम है और अवतल की फोकस दूरी ज्यादा है, तो F1 का मान जो है कम होगा, F2 का मान ज्यादा, तो ज्यादा संख्या में से कम वाली घटाएंगे तो प्लस में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो तुल्य लेंस होगा वो कैसा व्यवहार करेगा, वह उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। कैसे कार्य करेगा, उत्तल लेंस की भांति ये कार्य करेगा। क्लियर। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरा, इफ F1 इज इक्वल टू F2, कहने का मतलब F1 और F2 दोनों क्या है, सेम है, बराबर हैं। अगर F1 और F2 सेम हो जाएंगे तो क्या होगा, इस फार्मूले में आप F2 इक्वल टू F1 हो जाएगा जब, तो ये मान आपका 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो कैपिटल F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब तुल्य लेंस जो है ऐसा व्यवहार करेगा मानो उसकी फोकस दूरी 0 हो। समझ रहे बात को, फोकस दूरी 0, तो फोकस दूरी उसकी कुछ नहीं है, इसका मतलब कि वह कैसा व्यवहार करेगा, समतल कांच के प्लेट की भांति वो व्यवहार करेगा। बात समझ रहे हैं, समतल कांच के प्लेट की भांति वो व्यवहार करेगा, मतलब तुल्य लेंस जो है वह लेंस की भांति कार्य ही नहीं करेगा, ठीक है ना। ये 3 कंडीशन आपकी है। बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, क्षमता की बात जब पूछी जाए आपसे, तो अब ये फार्मूला आपको पहले से पता है, क्या, 1 अपान F इज इक्वल टू 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि दो लेंस कॉम्बिनेशन में हैं और दोनों लेंस की क्षमताओं में क्या संबंध है, तो 1 अपान F का मतलब हो गया क्षमता किसकी, पहले वाले मतलब ज्वाइंट लेंस की, ज्वाइंट लेंस की क्षमता 1, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर 1 अपान F है तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता के बराबर हो गया। तो P इक्वल टू हो जाएगा पहले वाले लेंस की क्षमता P1, 1 अपान F1 का मतलब P1 प्लस 1 अपान F2 का मतलब P2, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। P इक्वल टू P1 प्लस P2, अर्थात दोनों लेंसों की अलग अलग क्षमताओं के योग के बराबर होगा। क्लियर हुआ, तुल्य लेंस की जो क्षमता हुई वह दोनों लेंस की क्षमताओं के अलग अलग योग के बराबर होगा, ठीक। चलिए, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है, इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक है वो है विस्थापन विधि द्वारा
उत्तल लेंस की फोकस दूरी, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? आप ज्ञात कर सकते हैं विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी या फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये कौन सी विधि है? विस्थापन विधि। विस्थापन विधि इसका नाम क्यों रखा गया है? लेंस की फोकस दूरी निकालने का यही फार्मूला है, नाम रखा गया है विस्थापन विधि, क्योंकि इसमें एक लेंस को, ठीक है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में खिसकाया जाता है और दो स्थितियों में रख करके हम वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं और फिर दोनों वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करके और लेंस को जो हमने खिसकाया है वह दूरी ज्ञात करके लेंस की फोकस दूरी को पता कर लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ध्यान समझिएगा, एक लेंस है ये, ठीक है, ये लेंस है और ये लेंस का मुख्य अक्ष है। ध्यान दीजिएगा, लेंस का ये मुख्य अक्ष है। अगर किसी वस्तु को यहां पर हम रखें, इस वस्तु का नाम रख दे रहे हैं AB। इस वस्तु का नाम क्या है? AB। यह AB वस्तु है और ये हमारा लेंस है। तो इस AB वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनेगा? ऐसे। ध्यान दीजिएगा, ये AB वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनेगा। ठीक है, इसको हम कर दे रहे हैं A-B। AB वस्तु का प्रतिबिंब A-B- बनेगा। सिंपल सी बात है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी। यहाँ पर क्या है? लेंस का फोकस है। ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, इसको C कर देते हैं, C मान लेते हैं। ठीक है, और एक जो है प्रकाशिक केंद्र वाली किरण है, तो A-B- उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा किसका? AB वस्तु का। जब लेंस को हम खिसकाएंगे, ठीक है, जब लेंस को खिसकाएंगे तो लेंस को खिसका करके अगर हम दूसरी पोजीशन में ले जाएं, अब हमने क्या किया? लेंस को डिस्प्लेस कर दिया है ना, लेंस को दूसरी पोजीशन में डिस्प्लेस कर दिया, तब क्या होगा? तब भी प्रतिबिंब कहां बनेगा? उसी जगह पर बनेगा, इसी जगह पर प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी और ये प्रकाशिक केंद्र, इसको C' मानते हैं। तो यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें, ये देखिए ऐसे आएगा, ठीक है, यहां पर मिलेंगे। कहने का मतलब इसी जगह पे जहां पर पहले प्रतिबिंब बना हुआ था वहीं पर एक बार फिर से बनेगा प्रतिबिंब, और ये प्रतिबिंब आपका होगा A'-B'। ये छोटा थोड़ा सा होगा, छोटा होगा, वास्तविक होगा, लेकिन उसी स्थान पर बनेगा जिस स्थान पर पहले ये प्रतिबिंब बना हुआ था। बस समझ रहे बात? लेंस को दूसरे पोजीशन में खिसकाएंगे जब आप, तो उसी जगह पर प्रतिबिंब बनेगा जहां पर पहले बना हुआ था। प्रतिबिंब की लंबाई थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, उस प्रतिबिंब का नाम है A'-B'। अब हम दो प्रतिबिंब बना रहे हैं लेंस को खिसका करके। माना हमने लेंस को जो खिसकाया है वह दूरी, वो डिस्टेंस कितनी है? D। यहाँ पे D क्या है? डिस्प्लेसमेंट। हमने जितनी दूर लेंस को खिसकाया है वही दूरी क्या यहाँ पे है? D। बात क्लियर हुई? और दोनों जो पिने हैं, पिन मतलब एक वस्तु पिन है और एक प्रतिबिंब पिन है, दोनों पिनों के बीच की दूरी क्या है? A है। क्या दूरी है? A। ठीक है, यहां पर एक कंडीशन है, यह डिस्प्लेसमेंट मेथड से वस्तु का प्रतिबिंब दो बार एक ही जगह तब बनेगा जब एक कंडीशन फॉलो करेगा तब। क्या कंडीशन है वो? जब A मतलब क्या है? वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी
ठीक है ना, लेंस के फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक हो, लेंस के फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक अगर हो, तभी यह डिस्प्लेसमेंट मेथड के माध्यम से प्रतिबिंब वहां पर बनेगा। ऐसा कहां से आया, क्यों आया, अभी ये सूत्र निकलेगा ना तो वहां से आप समझ जाएंगे। भाई a इज ग्रेटर देन 4f, ठीक है, जब सूत्र को हम फाइंड कर लेंगे तो आपको बताएंगे क्यों ऐसा होता है कि 4f से ज्यादा होगा a, तभी प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है ना, चलिए इसको निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। सूत्र क्या निकलेगा, सूत्र निकलेगा f इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a, ये सूत्र हमको प्राप्त करना है। f इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a, इस सूत्र को हमको फाइंड करना है, प्राप्त करना है। ठीक, अच्छा अब जरा समझिए वास्तव में होता क्या है कि ये बिंदु B, मतलब जहां पर वस्तु पहली वस्तु रखी हुई है, और यहाँ पर जो बिंदु B डैश है, यहाँ पर अगर दूसरी वस्तु को हम रख दें, इस वस्तु को नाम दे दें CD, सपोज कीजिए यहाँ नाम दे दें CD। वास्तव में यह जो कंडीशन है कि दो स्थितियों में लेंस के प्रतिबिंब एक ही जगह बनता है, यह दोनों जो बिंदु होते हैं, ऐसे दोनों बिंदु क्या कहलाते हैं, संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं या संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। संयुग्मी फोकस, आपसे पूछा जाए कि संयुग्मी फोकस क्या होते हैं, है ना, पूछा जाता है संयुग्मी फोकस क्या है। संयुग्मी फोकस किसी लेंस के दो तरफ, किसी लेंस के दो तरफ स्थित वह बिंदु होते हैं जहां पर एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। बस समझ मेरी बात, मतलब अगर ये वस्तु हमारी है तो पहली कंडीशन में तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो आपको है नहीं। दूसरी कंडीशन में जब लेंस को हमने यहाँ कर दिया, समझ रहे बात को, तो यह बिंदु, इस लेंस की दूरी को हम इस प्रकार सेट कर देंगे कि यह बिंदु जो है, ये बिंदु और यह बिंदु संयुग्मी फोकस हो जाएंगे। अर्थात अगर यहाँ पर कोई वस्तु रख दी जाए CD, अगर एक वस्तु CD हम रख दें तो CD वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संयुग्मी फोकस वे बिंदु होते हैं जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे पर और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले पर बनता है। तो CD का प्रतिबिंब अगर यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा उल्टा यहाँ पर, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब भी तो यहाँ बनना शुरू हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो वास्तव में होता क्या है कि पहली कंडीशन में, यहाँ पर पहली कंडीशन के लिए ध्यान दीजिएगा, ये दूरी क्या है U, पहले लेंस यहाँ पर है ना, और प्रतिबिंब कहाँ है, यहाँ पर है V। पहली कंडीशन में U यहाँ पर है, V यहाँ पर है। दूसरी कंडीशन में क्या है, लेंस यहाँ चला गया तो लेंस के सामने ये समझिए वस्तु हो गई। दूसरी कंडीशन में U दूरी ये हो गई और प्रतिबिंब यहाँ से फिर यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये दूरी आपकी हो गई V। पहली कंडीशन में U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब V दूरी पर यहाँ बन रहा है। दूसरी कंडीशन में U दूरी यहाँ पर आ गई और V दूरी यहाँ पर आ गई। ठीक है, समझ बात है, क्योंकि दोनों संयुग्मी फोकस हैं। तो अब जब लेंस यहाँ आ जाएगा तो ये वस्तु हो जाएगी, समझिए यहाँ वस्तु रखी हुई है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये आपका U है और ये आपका V है। U और V, U प्लस V, ये दोनों मिल करके A के बराबर है। इसके बराबर है, A के बराबर। U प्लस V इज इक्वल टू A। अरे यहाँ से यहाँ तक आपका ऊपर दिखेगा A, यहाँ से यहाँ तक U है, यहाँ से यहाँ तक V है, तो U प्लस V इज इक्वल टू A हुआ ना, सिंपल सी बात है। और अब ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, V है, और यहाँ से यहाँ तक U है। अब V में से U घटा देंगे तो वही तो डिस्प्लेसमेंट D आपको मिलेगा। तो V माइनस U इज इक्वल टू D, समीकरण नंबर 2। V प्लस U इज इक्वल टू A, दोनों U V को जोड़ देंगे, एक बराबर हो जाएगा। और V यहाँ से लेकर यहाँ तक है और U यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दूसरी कंडीशन वाला। तो V में से U घटा देंगे तो आपको D मिलेगा। तो V प्लस U इज इक्वल टू A, V माइनस U इज इक्वल टू D। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो U से कट जाएगा, V और V मिलाएंगे 2V हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, A प्लस D
तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस डी डिवाइड बाई 2। v इक्वल टू हो जाएगा a प्लस डी डिवाइड बाई 2। अगर v की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में, या v की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो क्या मिलेगा, u इक्वल टू मिलेगा a माइनस डी डिवाइड बाई 2। v की वैल्यू a प्लस डी डिवाइड बाई 2 और u की वैल्यू a माइनस डी डिवाइड बाई 2। ठीक है। अब अगर हमको उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो 1 अपान एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू, ये तो फार्मूला होता है। तो हो जाएगा 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी, वी की वैल्यू ये है, जब इसको 1 अपान में करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 अपान ए प्लस डी ये हो जाएगा माइनस, अच्छा यू का मान होता है माइनस में, ठीक है, तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, तो ये वाला माइनस और एक माइनस यहाँ पहले से है तो प्लस हो जाएगा, a माइनस डी बटे 2 यहाँ रखेंगे, उल्टा करेंगे तो 2 अपान यहाँ हो जाएगा a माइनस डी, तो हो जाएगा 1 अपान f इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, 1 अपान a प्लस डी प्लस 1 अपान a माइनस डी, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी अपान इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस डी माइनस डी से कट जाएगा, a और a मिलकर हो जाएगा 2a, 2 2 जा 4, 4a हो जाएगा, 4a अपान a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो 1 अपान एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 4a अपान a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, या उल्टा कर देंगे तो f इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a। ये बात क्लियर हुई। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ये फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस है बाई डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये बात क्लियर हुई आपको। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ये चीज कैसे आया, वाई ए ग्रेटर देन 4f, जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4af, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4af, डी स्क्वायर को उधर कर दीजिए, ठीक है ना, डी स्क्वायर को उधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4af इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है ना, इतना हो गया। या d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से a कॉमन ले लीजिए और क्या मिलेगा a माइनस 4f, अरे यहाँ से a कॉमन हुआ, a माइनस 4f बचा, तो किसकी वैल्यू डी स्क्वायर वैल्यू है ये, और d की वैल्यू क्या होगी यही अंडर रूट में, ठीक है ना, ये d की वैल्यू आई ना, यहाँ से d की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट लेंगे अब यही तो आएगा। अब अगर a की वैल्यू 4f से कम है तब क्या होगा, तो निगेटिव आ जाएगा ना, अगर a की वैल्यू इफ a इज लेस देन 4f देन इट इज नेगेटिव, एंड इट इज नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ d इज इमेजिनरी, d की वैल्यू क्या होगी काल्पनिक होगी, जो गलत है। a की वैल्यू अगर 4f के इक्वल हो गई तो इसका मतलब कि a माइनस 4f का मान 0 हो गया, और अगर ये 0 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब लेंस को खिसकाया ही नहीं गया है, इसलिए a की वैल्यू 4f से ज्यादा तो होनी ही चाहिए, लेंस के फोकस दूरी से के 4 गुने से ज्यादा दूरी होनी चाहिए, तभी इस नियम के माध्यम से फोकस दूरी हम ज्ञात कर पाएंगे। ये चीज क्लियर हुई यहाँ तक। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आपको और बतानी है, ध्यान दीजिएगा, अभी आप समझ जाएंगे कौन सी महत्वपूर्ण चीज है। एक तो आपको ये बता ही दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि इसमें इस विधि में एक प्रतिबंध है कि लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से ज्यादा दूरी वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की होनी चाहिए, ठीक है, तभी प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बी देख रहे ध्यान से, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी देख रहे हैं, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज है, ये समरूप त्रिभुज हैं। ए बी सी ध्यान दीजिएगा, जो एक बार बोले ध्यान दीजिएगा, ए डैश बी डैश सी कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, लंब का अनुपात जो होता है वह आधार का अनुपात दोनों बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज आप पढ़े हैं, बहुत पहले से जानते हैं इसके बारे में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी अपान ए डैश बी डैश, ध्यान दीजिएगा, ए बी देख रहे हैं, ए बी और ये है ए डैश बी डैश बड़ा वाला, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर, ये दोनों के लंब का अनुपात है। दोनों के आधार का अनुपात क्या होगा,
करिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, आधार इसका यही तो हुआ, ABC का आधार यही तो BC है, BC का मतलब U, तो ये हो जाएगा आपका U अपान आधार दूसरे वाले का यहाँ से लेकर यहाँ तक का आधार क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आधार है C से लेकर के B डैश तक का आधार क्या हो जाएगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी U है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी D है, डिस्प्लेसमेंट, तो इसको आप D प्लस U कर सकते हैं, D प्लस U, क्लियर। इसको V भी कर सकते हैं, V हम नहीं, हम U के टर्म में ले रहे हैं, U प्लस D या D प्लस U कर दे रहे हैं। समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर ऐसे ही आ जाइए दूसरे वाले इक्वेशन में, इक्वेशन दूसरे वाले ट्रायंगल में ABC डैश में आ जाओ। देखो ध्यान से, ये वाला ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज ध्यान दीजिएगा। अब ये वाला ले रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इसमें लंब क्या होगा AB और इसका लंब क्या होगा A डबल डैश B डबल डैश, दूसरा वाला जो प्रतिबिंब है छोटा वाला, तो हो जाएगा AB अपान A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधार कितना हुआ, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है U, पहले से देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक दूरी, और ये दूरी क्या है D है, तो ये हो जाएगा D प्लस U अपान यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो आधार है छोटे वाले का क्या हो जाएगा, आधार इसका U है, तो यहाँ हो जाएगा U। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाए मल्टीप्लाई करने पर, AB अपान A डैश B डैश है और यहाँ AB अपान A डबल डैश B डबल डैश है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा AB स्क्वायर, अरे AB इंटू AB क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, नीचे हो जाएगा आपका A डैश B डैश इंटू A डबल डैश B डबल डैश, A डैश B डैश इंटू A डबल डैश B डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ मल्टीप्लाई आपने किया तो U से U कैंसिल, D प्लस U कैंसिल, क्या हो जाएगा 1, या यहाँ से हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू A डैश B डैश इंटू A डबल डैश B डबल डैश, दिख रहा है, या वर्गमूल लेंगे आप तो AB इज इक्वल टू होगा अंडर रूट A डैश B डैश इंटू A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है। ये दोनों स्थितियों में प्रतिबिंबों की लंबाइयां हैं, A डैश B डैश पहले प्रतिबिंब की लंबाई, A डबल डैश B डबल डैश दूसरी स्थिति प्रतिबिंब की लंबाई, दोनों स्थितियों में प्रतिबिंबों की लंबाइयां हैं। अगर दोनों स्थितियों में प्रतिबिंबों की लंबाइयों का गुणा कर दिया जाए, समझ रहे हैं, दोनों स्थितियों में प्रतिबिंबों की लंबाइयों का गुणा कर दिया जाए तो उस अवस्था में जो प्रतिबिंब जो आपको गुणा करके जो वर्गमूल निकालने पर आएगा वह जो है वस्तु की लंबाई के बराबर होगा। अगर वस्तु की लंबाई को हम O से दिखाएं, O क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई, और I1 जो है वह पहली कंडीशन में वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई है और I2 जो है वह दूसरी कंडीशन में प्रतिबिंब की लंबाई है। तो दोनों स्थितियों में प्रतिबिंबों की लंबाइयों का गुणोत्तर माध्य आप जान रहे होंगे, मैथ वाले जान रहे होंगे, जो मैथ पढ़ रहे होंगे वो जान रहे होंगे गुणोत्तर माध्य क्या होता है। अगर दो राशियों का गुणा करके उनका वर्गमूल निकाल लिया जाए तो क्या मिल जाता है, गुणोत्तर माध्य मिल जाता है, ठीक है। और अगर दो राशियों को जोड़ करके 2 का भाग दे दिया जाए तो क्या मिलता है, समांतर माध्य मिलता है, ठीक है। तो दोनों प्रतिबिंबों की लंबाइयों का गुणोत्तर माध्य निकाल लिया जाए, मतलब गुणा करके वर्गमूल निकाल लिया जाए तो हमको वस्तु की लंबाई प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न मिलता है कि एक उत्तल लेंस के द्वारा 2 स्थितियों में प्रतिबिंब बन रहा है। पहली कंडीशन में प्रतिबिंब की लंबाई 9 सेंटीमीटर, दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो बताइए वस्तु की लंबाई क्या होगी। तो आप जानते रहेंगे फार्मूला, तो दोनों प्रतिबिंबों की लंबाइयाँ 9 गुणे 4 कर देंगे 36 आ जाएगा, 36 का वर्गमूल निकाल लेंगे 6 आ जाएगा, तो वस्तु की लंबाई क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल से निकाल लेंगे। ये आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, ठीक है। चैप्टर आपका ये समाप्त हुआ है, अच्छे से ध्यान दे करके इसका नोट्स बना लीजिएगा। और इसके न्यूमेरिकल किताब तो आपके पास होगी, एक्टिव वाली किताब तो न्यूमेरिकल की कोई भी हो आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है।
मेरे पास एक्टिव की किताब से मैं भेज दूंगा, कुमार मित्तल वाली किताब भेज दूंगा, ठीक है। और भी किताबें हैं लेकिन आप 2 किताबों में भेज दूंगा, और इसके न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर डालिए। जो प्रॉब्लम हो उसको आप शेयर कीजिए करेंगे तो मैं उसका सलूशन आपको बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।